परिचय। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि पौधे वर्ज्य गैसों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा और पशु श्वसन द्वारा छुटकारा पाते हैं। हाँ, लेकिन ठोस और तरल वर्ज्य पदार्थ तो अभी भी उनके शरीर में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो जैव प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव हानिकारक उपापचयी अपशिष्टों से छुटकारा पाते हैं, उत्सर्जन कहलाती है। ये उत्सर्जन अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से होता है। हाँ, एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्टों को साधारण विसरण द्वारा शरीर के बाहर स्थित जल में निकाल देते हैं। जैसे अमीबा में ये जैव द्रव्य झिल्ली से होकर होता है, जबकि जटिल बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए कुछ विशेष अंग होते हैं। प्लैटीहेलमिन्थस में उत्सर्जी अंग प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम कोशिकाएं होती हैं, जबकि एनालिडा वर्ग के जीवों में ये अंग नेफ्रिडिया होता है। हाँ, और संधिपात जीवों में उत्सर्जी अंग नितंबीय ग्रंथियां जैसे स्पर्श तंतु अथवा हरित ग्रंथि और मैल्पीघी नलिकाएं होती हैं, जबकि मोलस्क में वृक्क होते हैं। ठीक इसी तरह शूलचर्मियों में त्वचा पर उपस्थित पोप्युली उत्सर्जी अंग होते हैं, जबकि यूरोकॉडेट में तंत्रिका ग्रंथि और सिफेलोकॉडेट में प्रोटोनेफ्रिडिया ये कार्य करती हैं। कशेरुकी जीवों में उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी वृक्क होता है। तो आओ इस विषय में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पशुओं और पौधों में उत्सर्जन को समझना, उत्सर्जन के प्रकारों के बारे में जानना, मानव में उत्सर्जन को समझना, उत्सर्जन संबंधी सभी अंगों के बारे में जानना, फेफड़ों द्वारा होने वाले उत्सर्जन को समझना, त्वचा से होने वाले उत्सर्जन के बारे में जानना, बृहदांत्र से होने वाले उत्सर्जन को समझना, मूत्र प्रणाली की संरचना और कार्य प्रणाली को समझना, वृक्कों की संरचना और कार्य प्रणाली को समझना, मूत्रवाहिनी की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में जानना, मूत्राशय की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में जानना, वृक्काणुओं की संरचना और कार्य प्रणाली को समझना, कृत्रिम वृक्क और अपोहन का अध्ययन करना। मानव में उत्सर्जन। मानव में प्राथमिक उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है, जबकि मनुष्य के माध्यमिक उत्सर्जन तंत्र में फेफड़े, त्वचा, बड़ी आंत और यकृत शामिल हैं। फेफड़ों द्वारा उत्सर्जन। फेफड़े श्वसन के समय उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। त्वचा द्वारा उत्सर्जन। त्वचा में स्थित स्वेद ग्रंथि की सहायता से त्वचा यूरिया, लवण तथा जल को उत्सर्जित करती है। स्वेद यानी पसीना त्वचा में छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है। बृहदांत्र द्वारा उत्सर्जन। बृहदांत्र गुदा की सहायता से ना पचने योग्य भोजन को मल के रूप में बाहर निकाल देती है। यह अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण क्षेत्र है, जहां ये बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा करते हैं। मूत्र उत्सर्जन तंत्र। वे अंग जो मूत्र को बनाते हैं, उनका भंडारण करते हैं और उत्सर्जित करते हैं। सम्मिलित रूप से मूत्र उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। इसमें एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क में उत्पन्न मूत्र मूत्रवाहिनियों से गुजरकर मूत्राशय में पहुंचता है।
यहाँ यह तब तक एकत्र होता है जब तक कि यह मूत्र मार्ग के जरिए बाहर ना निकल जाए। वृक्क। उदर में मेरुदंड के दोनों ओर एक एक वृक्क होता है। वे बड़े, लाल, भूरे और सेम की आकृति के होते हैं। दाईं ओर के वृक्क की स्थिति थोड़ी सी नीचे की ओर होती है। वृक्क की अवतलता को नाभिका कहते हैं, जो हमेशा भीतर की ओर होती है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख निस्यंदन एकक या वृक्काणुओं से बना होता है। एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने में वृक्क का ठीक ढंग से काम करना बेहद आवश्यक होता है। वृक्काणु। वृक्क के बाहरी भाग में वृक्काणु संवलित होकर वृक्कीय छाल बनाते हैं और मध्य भाग में सीधा जाते हुए वृक्कीय मज्जा का निर्माण करते हैं। वृक्काणु वृक्क की कार्यात्मक इकाई होते हैं। प्रत्येक वृक्काणु एक लंबी कुंडलित नली जैसी संरचना होता है, जो रुधिर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है। यूरिया मूत्र में उपस्थित मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होता है, इसलिए मनुष्य एक उत्सर्जक के रूप में यूरियोटेलिक है। मूत्र वाहिनियां। ये लंबी, संकरी, पतली भित्ति वाली नली जैसी संरचनाएं होती हैं, जो वृक्क की नाभिका से प्रारंभ होकर नीचे की तरफ जाती हुई मूत्राशय से मिलती हैं। मूत्रवाहिनियां मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक क्रमाकुंचन द्वारा ले जाती हैं। मूत्राशय। मूत्राशय एक पतली भित्ति वाली, लचीली, नाशपाती के आकार की और प्रासार्य थैली होती है, जो उदर के निचले भाग में स्थित होती है। मूत्राशय मूत्र की अस्थायी भंडारण करने की थैली होती है। मूत्राशय कोमल मांसपेशियों से बना होता है, इसलिए यह तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है। यही वजह है कि हम मूत्र त्याग करने की इच्छा को नियंत्रित कर सकते हैं। मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग एक मांसपेशीय और नलीदार संरचना है, जो मूत्राशय से शरीर के बाहर तक होता है। मूत्र मार्ग ही मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। बोमन संपुट। बोमन संपुट 2 भित्ति वाला एक कप होता है, जो वृक्कीय छाल में उपस्थित होता है। यह समतल कोशिकाओं से बनी पतली और अर्ध पारदर्शी उपकला का बना होता है। बोमन संपुट के विवर में रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह अभिवाही धमनी के विभाजित होने के फलस्वरूप बनता है। बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मैलपीघी का अथवा वृक्कीय संपुट कहते हैं। ग्लोमेरुलस वह जगह है जहां दाब के अंतर्गत छनन होता है, जिसे अति सूक्ष्म छनन कहते हैं। इस प्रकार बना हुआ निस्यंद ग्लोमेरुलर अथवा वृक्कीय निस्यंद कहलाता है। वृक्कीय नलिकाएं। वृक्कीय नलिका लंबी और कुंडलित होती है तथा 3 भागों में बटी होती है। निकटस्थ संवलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ संवलित नलिका। निकटस्थ संवलित नलिका वृक्क का संवलित भाग होती है तथा वृक्कीय छाल में स्थित होती है। यहाँ वृक्कीय निस्यंद से सोडियम, कैल्शियम, अमीनो अम्ल इत्यादि का चयनित पुनरावशोषण होता है। हेनले का लूप नलिका का यू आकृति का भाग होता है तथा वृक्कीय मज्जा में उपस्थित होता है। यह 2 शाखाओं का बना होता है। अवरोही शाखा, यह पतली भित्ति की होती है तथा आरोही शाखा, यह मोटी भित्ति की बनी होती है। अवरोही शाखा जल के लिए पारदर्शी होती है,
किंतु खनिजों जैसे सोडियम क्लोराइड के लिए अपारदर्शी होती है। आरोही शाखा खनिजों जैसे सोडियम क्लोराइड के लिए तो पारदर्शी होती है, किंतु जल के लिए अपारदर्शी होती है। यहाँ मूत्र की सांद्रता बढ़ती है। दूरस्थ संवलित नलिका वह संवलित भाग है जो वृक्कीय मज्जा में स्थित होता है। यह संग्राही नलिका में खुलता है। वृक्कीय निस्यंद में उपस्थित अधिकतम जल की मात्रा दूरस्थ संवलित नलिका तथा संग्राही नलिका की भित्ति द्वारा पुनरवशोषित हो जाती है। मूत्र का निर्माण। रुधिर से वर्ज्य पदार्थों का छनन करना ही मूत्र निर्माण का उद्देश्य है। ठीक वैसे ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से फेफड़ों में अलग हो जाती है, नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल रुधिर से वृक्क में अलग होते हैं। इसीलिए इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि वृक्क का आधारभूत छनन तंत्र फेफड़ों जैसे ही पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा हो। वृक्क में प्रत्येक रुधिर कोशिका गुच्छ नली के कप की आकृति वाले छोर से संबद्ध होता है, जिसमें मूत्र निस्यंद एकत्रित होता है। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल की बड़ी मात्रा उपस्थित होती है, जो नलिका में मूत्र के आगे बढ़ने पर चयन द्वारा पुनरवशोषित हो जाती है। जल का पुनरवशोषण इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में जल की कितनी अतिरिक्त मात्रा उपस्थित है और उसमें घुले अपशिष्ट पदार्थों की कितनी मात्रा है जिनका उत्सर्जन होना है। मूत्र का भंडारण मूत्राशय में तब तक होता है जब तक उसमें दबाव इतना बढ़ जाए कि मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र त्याग करने की इच्छा होने लगे। कृत्रिम वृक्क, रुधिर अपोहन। वृक्क जीवित रहने के लिए अनिवार्य अंग है। बहुत से कारक जैसे संक्रमण, चोट अथवा वृक्क में बाधित रुधिर संचार वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। इसके कारण शरीर में विषैले वर्ज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के कार्य बंद कर देने की स्थिति में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है, जो नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा हटाने का उपकरण है। कृत्रिम वृक्कों में बहुत सी नलिकाएं जिनमें एक अर्ध पारदर्शी रेखा होती है, अपोहन विलयन से भरी टंकी में डूबी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर के परासरण दाब के बराबर होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ नहीं होते हैं। रोगी का रुधिर इन्हीं नलिकाओं से होकर गुजरता है। यहां से गुजरते समय रुधिर में उपस्थित वर्ज्य पदार्थ विसरण द्वारा अपोहन विलयन में चले जाते हैं। शुद्ध रुधिर को पुनः रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। यह वृक्क की कार्यप्रणाली के ही समान है, लेकिन यह अलग है क्योंकि इसमें पुनरवशोषण नहीं होता है। साधारणतया एक स्वस्थ वयस्क के वृक्क में प्रतिदिन 180 लीटर प्रारंभिक निस्यंद बनता है। हालांकि प्रतिदिन उत्सर्जित मात्रा 1 या 2 लीटर ही होती है, क्योंकि बाकी बचा निस्यंद वृक्क नलिकाओं में पुनरवशोषित हो जाता है। पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन पशुओं से अलग दूसरे ही तरह से होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन ही इनमें वर्ज्य पदार्थ होती है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का किस प्रकार नियमन करते हैं। वे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की अतिरिक्त मात्रा को उत्सर्जित कर देते हैं। दूसरे अपशिष्ट पदार्थ उनके उत्तकों में उपस्थित मृत कोशिकाओं में रहते हैं। पौधों को अपने कुछ भागों जैसे
पत्तियों को खोकर ही वर्ज्य पदार्थों से छुटकारा मिलता है। बहुत से अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण कोशिकीय रिक्तिकाओं में होता है। वर्ज्य पदार्थ पत्तियों में एकत्रित हो जाते हैं, जो बाद में टूट जाती हैं। दूसरे वर्ज्य पदार्थ जैसे रेजिन और गोंद पुराने जाइलम में एकत्रित होते हैं। पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं। मूल्यांकन: सही उत्तर को उठाकर उसके संबंधित स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं, शरीर से मूत्र को बाहर निकालना मिक्चुरेशन है, जिसे साधारणतया मूत्र त्याग करना कहते हैं। मधुमेह में ग्लाइकोजूरिया नाम की शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का त्याग करता है। मादा में मूत्रवाहिनी से केवल मूत्र आता है, जबकि नर में मूत्र और शुक्राणु दोनों, इसलिए नर में इसे मूत्र जनन नलिका कहते हैं। सारांश: आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। उत्सर्जन में नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, जबकि ऑस्मोरेगुलेशन में शरीर द्रव्य में जल की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अलग अलग पशुओं में अलग अलग उत्सर्जी अंग होते हैं, जबकि निम्न स्तरीय जीवों में शरीर की त्वचा से ही उत्सर्जन होता है। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र वृक्क, मूत्रवाहिनियों, मूत्राशय और मूत्र मार्ग से मिलकर बना होता है। वृक्क में उत्सर्जी इकाइयां होती हैं, जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। प्रत्येक वृक्काणु बोमन संपुट और वृक्कीय नलिका से मिलकर बना होता है। बोमन संपुट में ग्लोमेरुलस होता है, जिसमें अति सूक्ष्म छनन होता है, जबकि वृक्कीय नलिकाओं में चयनित पुनरवशोषण होता है। रुधिर अपोहन उस व्यक्ति के रुधिर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को कृत्रिम वृक्क की सहायता से निकालने की क्रिया है, जिसका वृक्क खराब हो चुका हो।